जिंदगी जब अपनी सबसे कठिन परीक्षा लेती है तो कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ एक मिसाल बन जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने चौथे स्टेज के कैंसर को भी हरा दिया। नाम है विनीता ग्रेवाल। कभी जिंदगी हंसती है, कभी आजमाती है। कोई हार मान लेता है तो कोई लड़कर अमर हो जाता है। ये कहानियां हैं उन लोगों की जिन्होंने मौत को मात दी, जिनकी हिम्मत ने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया, जिन्होंने बता दिया कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से भरी जाती है, जिनके लिए कह दिया गया था जिंदगी बस सीमित है, लेकिन वे हौसले और हिम्मत के चलते वर्षों से जीवित हैं। स्वागत है आपका जंगे जिंदगी में, जहां हर एपिसोड में है साहस, संघर्ष और जीत की सच्ची कहानियां। 50 साल से ऊपर की उम्र, एक बेटी, एक बेटा और 50 अनाथ बच्चियों की मां। दिन उनका बच्चों के बीच बीतता है, रात भगवान से बातों में। अपने एक एपिसोड यूपी अलर्ट के लिए मैंने विनीता जी को फोन किया। उस समय बेगर्स यानी भिखारी समुदाय को लेकर एक सीरीज बना रहा था। उसमें मैं इस सेक्टर में काम करने वाले कई एनजीओज के संचालकों को बिठा चुका था। इस सीरीज का यह हमारा तीसरा एपिसोड था। जब विनीता जी से हमने बात की तो उनकी आवाज़ में एक खास तरह का सम्मोहन था। वह हंस रही थीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेगर्स पर मैंने काम नहीं किया। हाँ, मेरे शेल्टर होम में समाज और दुनिया की सताई हुई बच्चियां रेस्क्यू करके लाई जाती हैं। मैं उनके विषय में आपसे अनुभव जरूर साझा कर सकती हूँ। बात होती रही। फिर कुछ अचानक उनके मुंह से निकला कि ये ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बताऊं कि मैं हाल ही में 4th स्टेज के कैंसर से उबरी हूँ। फिर वह जोर से हंसी और ठंडी उबासी ली। उस उबासी के बीच मैंने महसूस किया कि 4th स्टेज के कैंसर से सरवाइव करने वाली इस महिला से मुझे मिलना है। विनीता से एक दो बार बात और की गई। समर सलील की टीम को लगने लगा कि यह एक साधारण बात नहीं है। एक ऐसी महिला जो सिंगल मदर है, वो बड़े साहस के साथ अपने 2 बच्चों सहित 50 अन्य बच्चों को पाल रही हैं। उनकी यह कहानी आगे कई लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकती थी, जो कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनते ही मरने से पहले मर जाते हैं। वह एक बहादुर महिला है। वह न समाज से डरती है और न बीमारी से। उनसे पूछा कि क्या इस विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमारी मदद करेंगी। उनकी हंसी ने बता दिया कि वह ऐसा जरूर करेंगी। फिर हमने हर उन लोगों से बात की जो इस कहानी के मुख्य किरदार थे। शूट शुरू हो गया। उन्होंने बताना शुरू किया। वह जैसे जैसे अपने विषय में बता रही थी, वैसे वैसे एक कहानी घोर अंधकार से निकलकर प्रकाश की दिशा में बढ़ रही थी। उसकी यह कहानी उन बुझ चुकी आंखों में एक आशा के जुगनू टिमटिमाने वाली थी, जो कैंसर जैसी घातक बीमारी की चपेट में थे। जंग ए जिंदगी, जहां देखिए साहस, संघर्ष और जीत की सच्ची कहानियां। मुझे बड़े नए तरीके से पता चला कि मुझे कैंसर है। मैं एक अल्ट्रासाउंड के टेबल पर थी और सिर्फ मैं इसलिए जांच करने गई थी कि आप मुझे कुछ दर्द है पेट में, हल्का सा, बहुत हल्का सा दर्द था। वहाँ मुझे बताया गया कि आप उठिए, जाइए और सीटी स्कैन कराइए, क्योंकि काफ़ी बड़ी गंभीर चीज़ दिख रही हैं। तो मुझे तब भी मुझे लगा होगा कुछ छोटा मोटा, बड़ा स्टोन होगा। मैं सीटी स्कैन कराने चली गई और वहाँ भी उन्होंने मुझे बड़ी सिंपैथी से बोला कि आपका बैठ जाइए, आराम से भी को निकाल देते हैं। तो लगा होगा कुछ, बड़ा नम्र है लोग यहाँ पर। मैं रिपोर्ट ली और रिपोर्ट पढ़ी नहीं मैंने। फिर मैं डॉक्टर पास गई और डॉक्टर को मैं दिखाया, गायनी को दिखाया। मैंने कहा शायद कुछ सिस्ट बता रहे हैं ओवरी में, तो आप इसको ऑपरेट कर दीजिए। अच्छा, उन्होंने मेरा मुंह देखा और उनको लगा कि बड़ी ब्रेव है, अकेली रिपोर्ट्स लेके आ गई है।
तो उन्होंने चारों तरफ देखा, आपके साथ कोई है? मैंने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, आप बड़ी स्ट्रांग महिला हैं, लेकिन हम आपसे बताना चाहते हैं कि आपका कोई स्पेशल केस है जो यहाँ हैंडल नहीं हो सकता। ये कहानी स्टार्ट होती है आज से लगभग 2 साल पहले, जब विनीता जी हमारी ओपीडी में आई थी। उस समय उनका जो मुख्य लक्षण था, उनका पेट फूल रहा था, उनको पेट में काफ़ी दर्द भी था, इवन उनको सांस में दिक्कत हो रही थी। एक तरीके से उनकी नॉर्मल लाइफ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी। ऐसी कंडीशन में जो है वो हमारे पास आईं। हमने उनके सारे इनिशियल टेस्ट किए, हमने उनका ट्यूमर मार्कर किया, सीटी स्कैन किया, पेट स्कैन किया। उसके बाद हमें पता चला कि उनको ओवेरियन कैंसर है, जो कि पेट में काफ़ी फैल चुका है। वो दोनों अंडाशय के अलावा पेट के अंदर रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड, पेल्विक लिम्फ नोड, ओमेंटम, इन सब ऑर्गन्स में जा चुका था। इसके अलावा पेट के अंदर पानी भी भरा हुआ था। जो उनका प्रेजेंटेशन था जब वो हमारे पास आए थे, तो उनका पेट में काफ़ी डिस्टेंशन था, पेट फूला हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे गांठें बनी हुई थी, उनको पेट के अंदर दर्द था, नौजिया, वॉमिटिंग, और पूरे उनका जो एपेटाइट था, जो उनकी भूख थी, वो बिल्कुल ख़त्म थी। पेट में साधारण दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जांच कराने पहुंची विनीता ग्रेवाल एक बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रही थी। यह खतरा उनकी ओवरी में पल रहा था, जो अब धीरे धीरे उन्हें अपने चपेट में लेता जा रहा था। उनके सामने एक ऐसा सच आने वाला था जिसे सुनकर कोई भी दहल सकता है। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट रेफर कर दिए कि इनिशियल आप टेस्ट कर लीजिए, डायग्नोस्ट कर लीजिए, और मैं फिर अकेले ही जा रही थी, अकेले चली गई। अब जब मैंने वो टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट कराए, तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा आप अकेले? मैंने कहा हाँ। ब्लड टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आया, और जब वो रिपोर्ट आया तब पता चला कि मेरा CA-125, जिसका रेंज 30 के बिलो होना चाहिए, 1200 हो गया था। इट्स 400 टाइम्स मोर। मतलब मैं 4th स्टेज कैंसर से गुजर रही थी, और मैं अकेली थी, मेरे हाथ में रिपोर्ट्स थे, और मैं सोच रही थी कि अब क्या। She was evaluated by me. We did a scan and पहले सोनोग्राफी उनका कहीं बाहर से हुआ था, जिसमें ओवेरियन मैलिग्नेंसी के लिए सस्पेक्ट किया गया था, और फिर उसमें हम लोगों ने सीटी स्कैन कराया, और उससे पता लगा कि उनके पेट के अंदर काफ़ी पानी भरा हुआ है, कई सारी गांठें हैं पेट के अंदर, और साथ में ओवरी के अंदर भी, दोनों ओवरी के अंदर गांठें थी। और कुछ और जो फाइंडिंग ये बता रही थी कि उनका जो डिज़ीज़ है डायाफ्राम से ऊपर चेस्ट के बीच में भी फैल गया था, और उसमें भी पानी आ गया था। जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो उसको हम लोग स्टेज 4 ओवरी कैंसर बोलते हैं। विनीता ग्रेवाल के हाथों में उनकी रिपोर्ट आ चुकी थी। वह जान चुकी थी कि उन्हें क्या हुआ है। कोई और होता तो शायद उस रिपोर्ट को देखकर शोक में चला जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट रही बचपन से, और मुझे ये था कि अब मुझे सोचना है, खुद सोचना है क्या करना है इसके ऊपर। तो मेरा बहुत उस वक्त ये ख्याल नहीं आया था मुझे कि मैं मर जाऊंगी, बल्कि मुझे ये ख्याल आया था कि अब मुझे क्या प्लानिंग करनी होगी। जब उनको ये बात बताई गई कि आपको ये मैलिग्नेंसी है, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज आल्सो शॉर्ट ऑफ शॉक्ड कि ये कैसे मेरे साथ हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस कि मुझे ही क्यों हुआ, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। तो उनसे हमने बात करके उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के आई स्टार्टेड ट्रीटिंग हर। एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर तक, और दूसरे डॉक्टर के बाद तीसरे डॉक्टर तक विनीता की मेडिकल रिपोर्ट तैर रही थी। कभी विनीता अकेले तो कभी अपनी बेटी वेदिका के साथ डॉक्टर पर डॉक्टर और अस्पताल दर अस्पताल भटक रही थीं, लेकिन हर जगह जवाब एक जैसा ही मिल रहा था। डॉक्टर पास मिले, डॉक्टर ने कहा नहीं, रेमिशन पॉसिबल नहीं है, कि बहुत फैल चुका है, मेटासिस हो चुका है। ये मेटासिस हो चुका था, मतलब कि पूरा फैल चुका था, जगह 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 छोटे 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 बहुत से ट्यूमर्स, मतलब 192 लेफ्ट नोड्स, पूरा ओवरी 2.5 किलो का, और फिलिपिन ट्यूब पूरा भयंकर स्वेल ट्यूमराइड, और यूट्रस गॉन कंप्लीटली। तो
मतलब पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो था, मेरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा मेरा जा चुका था। अब पूरे पेट में, पूरे स्टमक के अंदर बहुत लिम्फ नोड्स थे और मेरे लंग्स से फ्लूइड आ चुका था और मैं अभी तक मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया था। तो और मैं सब अकेले जा रही थी। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मौत से दो दो हाथ करने उतरी विनीता के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। उनके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 4th स्टेज के कैंसर से सफर कर रही हैं। एक बड़ा एक विख्यात इंस्टीट्यूट है, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बड़े पैमाने का। तो मैं वहाँ गई, वहाँ मैं CMS से मिली, उनको फाइल दिखाई, डिस्कशन कर रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ कहा, ठीक है अपने पेशेंट को ले आइए, उसके अच्छे से देखभाल करेंगे। जब मैंने कहा मैं ही पेशेंट हूँ तो वो बहुत शॉक्ड हुए। उन्होंने कहा अरे आप पेशेंट हैं। लाइक इट वाज फॉर मी एक केस था, एक ये जिसको डिस्कशन करना था और मेरे लिए वो मैं उसे सब अपने ही लेवल पे करती जा रही थी, क्योंकि मेरा ये उस वक्त माइंडसेट ये था कि ये प्रॉब्लम है और इसको सही डायरेक्शंस में हल करना है और इसके लिए मुझे बहुत एक लोगों की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर लोग इस तरह की बातें सुनकर टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, इमोशनल सपोर्ट ढूंढने लगते हैं। वे तय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। हम विनीता की जिंदगी से हर पहलू में झांक रहे थे। उनकी हर बात में पॉजिटिविटी थी, उनकी हर प्लानिंग परफेक्ट थी। वह खुद को आने वाले खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर चुकी थी। आमतौर पर लोग ऐसे समय पे निराश होकर के इमोशनल सपोर्ट ढूंढते हैं, मॉरल सपोर्ट ढूंढते हैं, लेकिन मेरे लिए शायद कुछ ऐसा था कि एक सिचुएशन है, ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसमें मुझे बहुत, मेरे ख्याल से हम वहीं टूट जाते हैं जब हम ऐसे गंभीर रोग के साथ होते हैं, जब हम सोचते हैं कि मेरे साथ ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम लोगों को देखने में, लोगों को बटोरने में ही हम टूटते रहते हैं कि कितने लोग मेरे साथ हैं। ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मेरे साथ बहुत लोग नहीं हैं, जैसे मैं सिंगल हूँ। मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी, जॉब से मैं आई तो मैं आके बैठी, मैं मम्मा आई मेरे पास और उन्होंने बोला कि एक बात है। मैंने कहा हाँ बताइए मम्मा। तब उन्होंने बोला कि मुझे कैंसर है और उसके बाद मैंने कहा ठीक है सही हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि क्या बोला, फिर मैंने फिर से बोली मम्मी, फिर मम्मी ने बोला कि मुझे कैंसर है। तो उस टाइम तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं समझ ही नहीं पाई थी क्या करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मतलब कि बहुत चीज़ें दिमाग में चलने लगी। फिर मैंने मम्मी से रिपोर्ट्स मांगी, मम्मी रिपोर्ट्स दीजिए, देखें क्या है चीज़ें, पता करके। कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ भी होंगी, कभी थॉट ही नहीं आया था कभी कि ऐसा भी कभी हो सकता है। मेरी बेटी आई थी बाहर से, किसी काम से आई थी बाय चांस वो उन दिनों, और मैंने उसको रिसीव किया मॉर्निंग में और उसको ड्राइंग रूम में ऐसे बैठे कैजुअली उसको मेंशन में नहीं किया मुझे कैंसर हो गया है। उसने कहा अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा। फिर उसने कहा हैं क्या हो गया है? हमने कहा कैंसर हो गया है। देन शी स्टार्टेड पैनिकिंग। उसने रिपोर्ट्स में ली, ये लिया, इधर भेजा, उधर भेजा। मैंने उससे कहा मत भेजो, हम डॉक्टर से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। फिर डॉक्टर से बात करी, 10 जगह पता किया कि कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे। एक पे हम डिपेंड ही नहीं हो सकते थे कि हाँ एक डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ उनसे बोले। विनीता को कैंसर है यह सुनकर उनसे मिलने वाले लोग डर जाते थे, लेकिन यह डर विनीता के चेहरे पर कभी नहीं दिखा। विनीता का कहना था कि यह कैंसर उनके लिए डेथ वारंट नहीं बन सकता। बड़ा उसके बाद का दौर जब डॉक्टर्स ने कहना शुरू किया कि नहीं संभव नहीं है कुछ भी, बस ले जाइए, इनकी सेवा करिए, तो मुझे उस वक्त डॉक्टर्स ने मना किया कि हम आपकी सर्जरी नहीं कर सकते। और
बस कीमो दे के कुछ लाइफ स्पेन बढ़ा सकते हैं, सर्जरी पॉसिबल नहीं है, पंचर हो सकता है, फैल सकता है, और इतने क्या क्या निकालेंगे, क्या क्या करेंगे, क्योंकि वो पूरा मेटासिस था। तो उनकी, और ये जब बाद में इसका टेस्ट किया गया तो ये आया था कि ये एग्रेसिव था, जेनेटिक एग्रेसिव, और डॉक्टर्स के टर्म में ये एक नॉन क्योरेबल डिसीज़ थी जिसे क्योर नहीं कर सकते थे। क्रॉस चेक करना हमें कि ये डॉक्टर सही कह रहा है, ये डॉक्टर सही कह रहा है, ये डॉक्टर सही कह रहा है, इसने ये बोला तो उसने बोला। फिर बाद में फिर डॉक्टर कमलेश से बात हुई, चीज़ें हुई, तो वहाँ उन्होंने कहा कि हो जाएगा। कीमोथेरेपी उनके 6 सेशन हमने प्लान किए थे कि 6 साइकिल कीमो करेंगे, और 3 साइकिल कीमो के बाद आपका पेट दोबारा हम करके ये देखेंगे कि कैसा रिस्पांस आया है आपको। अगर आपकी डिजीज़ में बहुत अच्छा रिस्पांस अगर आ गया तो आपको हम सर्जरी करेंगे, उसके बाद से फिर 3 साइकिल कीमोथेरेपी और देंगे। डॉक्टर ने 6 कीमो प्लान किए, 3 सर्जरी से पहले और 3 सर्जरी के बाद, लेकिन कैंसर काफी एग्रेसिव मोड में आ चुका था, वह तेजी से फैल रहा था। इसलिए डॉक्टर के सामने तत्काल ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। एक डॉक्टर ने इनिशिएट किया और उन्होंने कहा कि ठीक है हम करते हैं, और टाटा के एक्स सर्जन डॉक्टर कमलेश वर्मा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, और 12 घंटे सर्जरी में बहुत कुछ निकाल कर उन्होंने बाहर ढेर लगा दिया। 4-5 kg ट्यूमर्स तरह तरह के निकाल कर बाहर कर दिए उन्होंने, और उसके बाद में 66 कीमो का हुआ। मेन बात थी कि यूजुअली पेशेंट जो होता है वो सर्जरी के नाम से घबरा जाता है। कई लोग होते हैं जो अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मे बी हम कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट या कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन से हम सही हो जाएं, बट विनीता जी का एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव था, एंड शी इज़ वेल एजुकेटेड लेडी। उन्होंने सब कुछ स्टडी किया। उन्होंने जब देखा कि जो है ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है, तो उन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट किया। उसके बाद उनका ये था कि ठीक है, अगर सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है तो शी विल गो फॉर सर्जरी। जिस ऑपरेशन में 6 घंटे लगने वाले थे, वहां 10 घंटे लगे। डॉक्टर कहते हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन विनीता जी की पॉजिटिव सोच का परिणाम था। मेन चीज़ इन सब के बीच में था कि विनीता जी से मैं जब भी मिलता था वो हमेशा स्माइल करती थी, और हमें देख के लगता था कि इनका इससे ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड हमें यूजुअली जो है पेशेंट में देखने को नहीं मिलता है। 7 घंटे का ऑपरेशन में बोला था, लेकिन फिर वो 12 घंटे वो ऑपरेशन निकला। हम लोग बहुत घबरा गए थे, बहुत चीज़ें कि अब नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा है। हर 2-2 मिनट पे भेज रहे किसी को कि वहाँ नर्स से पूछो कितना टाइम लगेगा, नर्स से पूछो कितना टाइम लगेगा, अब क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमारे माइंड में था कि 7 घंटे मम्मी वापस आ जाएगी, मम्मी का हो जाएगा। लेकिन 12 घंटे हो गए हमारे कि अब क्या हुआ, कुछ हो तो नहीं गया, कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गई, कुछ हो तो नहीं गया। ये हमारा सब टेंशन में, हम लोग रो ही जा रहे थे, मेरा भाई रो रहा था, सब लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा हो गया था कि क्या होगा। अच्छा, मम्मी जब गई ना ऑपरेशन के टाइम तो बहुत ऐसे थम करते हुए, बहुत स्माइल देते हुए, सब कुछ ठीक होगा, मतलब कि हम लोग को वो, बल्कि हम टेंशन थे, वो हम लोग को रिलैक्स कर रही थी, कुछ नहीं होगा। वो हम लोग को मोटिवेट कर रही थी कि तुम लोग मत रो, तुम लोग परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छे से होके आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। वही चेहरा उनका घूम रहा था, हमारे चेहरे पे वही चीज़ें घूमने लगी, सारी चीज़ें होने लगी कि क्योंकि मम्मी ही उस टाइम, मतलब हमारा कोई है नहीं मम्मी के सिवा, मम्मी ही सब कुछ थी। अगर वो नहीं रहेंगी तो मैं और मेरा भाई एकदम अकेले हो जाएंगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी, मेरा भाई भी रोने लगा, उसको समझाना मुश्किल हो गया कि भाई ठीक हो जाएगा। वो भी पॉजिटिव है, मम्मी सब ठीक है, मम्मी सब ठीक है। मुश्किल था बच पाना, और एक स्टेज मुझे लगा था कि मैं नहीं बच पाऊंगी, तो मैंने हॉस्पिटल से ही अपना वीडियो बनाया था, जिससे मैंने अपनी पूरी संपत्ति का जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास में था उसका मैंने एलोकेशन किया बच्चों के बीच में, और उसको बनाया। फिर मैं कीमो के बीच में ही रजिस्ट्रेशन अपना विल रजिस्टर्ड कराने गई। मुझे लगा था मैं नहीं बचूंगी, लेकिन ये मेरा प्लान बी था कि अगर नहीं बचते हैं, जिस डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो ये एक होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए। बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं मर जाऊंगी। मुझे सिर्फ हमेशा ऐसे लगा था कि मेडिकल कंडीशन है और ये ट्रीटमेंट है, दवाएं हैं,
मम्मी को कुछ नहीं है, वही बोले कुछ नहीं है, लेकिन एक अंदर से इमोशनल होता है ना कि नहीं, अंदर से इंसान टूट जाता है कि अब तब स्ट्रॉन्ग करने की बहुत कोशिश करते हैं, नहीं हम स्ट्रॉन्ग है, हमें कुछ नहीं होगा। घर में सब घबरा रहे थे, हमारे भी जिनके भी घबरा रहे थे, ऐसा कब रहे थे कि हमको ठीक हो जाए, सब दुआ कर रहे थे ऊपर वाले से ठीक हो जाएं, जल्दी जल्दी घर पे आ जाएं। आशी का फ़ोन आया मेरे पास और आशी ने मुझे बताया कि दीदी ऐसा ऐसा है, तो मैं वहीं पे बहुत तेज चीख के रोने लगी। तो मेरी बेटी के घर वाले सब लोग इकट्ठा हो गए कि क्या हो, इतनी तेज क्यों रोई। फिर 1 मिनट चुप रहे, फिर अपने आप को संभाला और उसके बाद हम वहाँ से दूसरे दिन लखनऊ आए। तो जब लखनऊ आए उसके बाद मैम हॉस्पिटल में कोई और जांच डॉक्टर ने लिखी थी, मैं वहाँ पे गई और मेरे आँख में आंसू थे, हम रो रहे थे, लेकिन मैम के चेहरे पे खुशी थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया, कहने का तुम रो क्यों रही हो, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब किसी को कैंसर जैसी बीमारी डायग्नोस हो जाती है तो लोग उसे सिंपैथी की नजर से देखने लगते हैं। विनीता को कैंसर था, लेकिन वह शक्ल से बेचारी नहीं लगती थी, न उनके चेहरे पर दर्द की सिकन होती थी, न घबराहट। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो मेरी फ़ोटो जब मैं बीमार, जब मैं भटक रही थी ना हॉस्पिटल्स में, तो एक डॉक्टर से मैंने कहा कि मुझे लगता है मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। तो उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि अरे आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं, आप कैंसर के मरीज दिख रही हैं, और मुझे बाहर निकाल दिया था वहाँ से। और ये मैं इस तरह की थी, मैं जाती थी जब कैंसर रेस्टोरेंट अपना ये देखिए, ये मेरे 20 दिन पहले की फ़ोटो है डायग्नोस होने से। तो डॉक्टर बोलते थे कि आपको तो आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं, क्योंकि मेरे फेस पे कहीं कैंसर का निशान दिख रहा है आपको कि मैं कैंसर पेशेंट होंगी। 20 दिन पहले की फ़ोटो है ये। मैंने यही सोचा था कि जैसे लोग कहते थे कैंसर है, तो जो मुझे देखने आते थे वो कुछ ज़्यादा ही डरे होते थे, मतलब मुझसे ज़्यादा डरे वो होते थे। उनको लगता था कि वो बस मुझे आखिरी बार देखने आ रहे हैं और मुझे वो दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर और भी डिसीज़ है, डायबिटिक लोग हो जाते हैं, उससे चले जाते हैं, हार्ट अटैक्स लोग चले जाते हैं, और टीबी है और तमाम बीमारियां हैं जिनसे लोग जाते हैं। तो ऐसा नहीं था कैंसर ही अल्टीमेट रीज़न है जिससे आदमी मर जाएगा। जो कैंसर से नहीं मरते वो भी किसी चीज़ से मरते ही हैं। तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था कि ये एक डेथ वारंट लिख गया है मेरे नाम से, ऐसा नहीं था। मतलब मैंने कैंसर को डेथ वारंट की तरह ही देखा। हर किसी की लाइफ का एक मकसद होना बहुत जरूरी होता है। विनीता को भी लगता था कि उनकी लाइफ का एक मकसद है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि मेरी लाइफ विद पर्पस है, और लाइफ में जो भी पेन है वो पर्पस लेके आ रहे हैं। मुझे ये लगता था कि ये मेरा लर्निंग फेज है, और मेरे कुछ काउंसलर ने मुझे कहा कि हमें लगता है कि आप की लाइफ में जो भी हुआ आज तक वो किसी वजह से होता रहा। जिम्मेदारी जब बड़ी हो तो छोटी मोटी बात भी पहाड़ लगने लगती है। विनीता के सामने कैंसर की भयावता से ज्यादा भयभीत करने वाली एक और बात थी। जिस दौरान मुझे ये पता चला था, तो मेरा एक सेफ होम भी है, जिसमें कि जो बच्चे समाज से तिरस्कृत हैं और परिवार उनको छोड़ दिया है, मतलब जिनको समाज ने शून्य कह दिया है, जो समाज के लिए अस्तित्व रखते ही नहीं, उन बच्चों के लिए मेरा एक सेफ होम है जिसमें लगभग 50 बच्चियाँ रहती हैं। कुछ बच्चियों की हमने शादी भी की है, उनके परिवार हैं अब। तो मेरा जो उस वक्त चिंता का विषय था वो मेरा परिवार, तो मेरे बच्चे तो थे, लेकिन वो बच्चे बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए, क्योंकि वो 50 थे, और वो उसके अलावा जिनकी शादियां हो चुकी थी, जो मेरे घर को या मुझे माँ कहते थे और मेरे घर को मायका समझते थे। तो मुझे लगता था कि ये बच्चे अब कहाँ जाएंगे। मैंने उस वक्त भी काम करना नहीं छोड़ा था। किसी के लिए भी सर्जरी के बाद का प्रोसेस बड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन यह विनीता थी जो अब भी उसी हिम्मत के साथ जिंदगी की आस में मौत से दो हाथ कर रही थी। मैंने एक पैटर्न समझ लिया था सर्जरी के बाद। सर्जरी के समय भी मैंने बेस्टर से काम किया है, और सर्जरी के बाद मैंने एक पैटर्न समझ लिया था कि कीमो के बाद में 1 हफ्ते के बाद
आपके बॉडी में क्रैम्प्स होते हैं, आपको बहुत नॉजिया फील होता है, आप खाना नहीं खा पाते, आपको बहुत पेन होता है, क्रैम्प्स उठते हैं, सिर दर्द होता है, तो 1 हफ्ते के बाद होता है। तो वो बीच 1 हफ्ते के समय मैंने सारा ऑफिस से काम मंगाती थी और लैपटॉप पे लेटे लेटे सारा काम करती थी आराम से अपना में, और स्टाफ से बात करना, इंस्ट्रक्शंस देना, बच्चों से बात करना, वीडियो कॉल करना, वॉइस नोट्स भेजना बच्चों को, ये सब मैं करती रहती थी। और 1 हफ्ते आराम करती थी, जब वो क्रैम्प्स शुरू होते थे फिर मैं कीमो के लिए जाती थी और उसका फिर 1 हफ्ते जुट के काम करती थी। मुझे पता था कि 1 हफ्ते बाद मुझे फिर ये क्रैम्प्स उठेंगे, तकलीफ़ें होंगी, तो मैंने ये कर लिया था, 1 हफ्ते काम, 1 हफ्ते कीमो का तकलीफ़, 1 हफ्ते काम, और मेरा वो चल रहा था। ये कीमो बहुत स्ट्रॉन्ग कीमो था, मुझे 2 कीमो लगते थे एक साथ। सिर के बाल जैसे जांचते हैं चले गए थे, मेरे पूरे नेल्स नीले हो गए थे, पूरा चेहरा नीला हो गया था, मैं कहती थी मजाक में मैं विश्वकन्या बन गई हूँ, पूरी नीली हो चुकी हूँ। दर्द था, तकलीफ़ थी, लेकिन तकलीफ़ महसूस नहीं होती थी। मुझे लगता था कि ये पेन विद पर्पस है। मुझे पूरा विश्वास था कि इतना दर्द अगर दिया है परमेश्वर ने मुझे, तो वो शायद दूसरों की बेहतरी के लिए दिया है। आप मरने से पहले नहीं मर सकते, जब तक आखिरी सांस से आप जिंदा हैं, और आपको जिंदा इंसान की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। मैंने पूरे 4 महीने कीमो के दौरान मैंने अपना फेस मिरर में नहीं देखा, क्योंकि वो मेरे लिए शायद तब मैं टूट जाती, मैं अपने आप को देखती उस तरह से, तो मैंने अपने आप को नहीं देखा। मेरे बच्चे भी मुझे ऐसे याद नहीं रखना चाहते थे कि उन्होंने मुझे हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत प्रेजेंटेबल देखा, तो शायद वो उस मेमोरी को नहीं कैरी करना चाहते थे, मेरे बैड डेज की मेमोरी को। डेफिनेटली कीमोथेरेपी के कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि मुंह में छाले होना, बाल गिरना, खून की कमी होना, खून की कमी की वजह से इन्फेक्शन होना, ये सब प्रॉब्लम्स उनको भी हुए डेफिनेटली। मुझे बाहर निकलना होता था, मैंने कीमो के समय भी अपना काम करना नहीं छोड़ा था, लेकिन मैं हेडबैंड बांध के निकलती थी, सिर पे स्कार्फ रहता था। अपने आप को गर्व से एक्सेप्ट करती थी कि मैं जिंदा हूँ और सांस चल रही है, मेरे बच्चों के लिए मैं हूँ, मेरे परिवार के लिए मैं हूँ, मेरे संस्था के बच्चों के लिए मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं जिंदा हूँ सांसों के साथ। Fortunately, patient was very much confident, I was confident, and the family was supportive, and with the help of these things we could achieve very good response in after 3 cycle of chemotherapy. और उनका जब पेट स्कैन किया गया फॉर रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन, वी कुड सी देयर वाज ऑलमोस्ट जो भी चेस्ट में जो डिजीज़ थी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, और पेट वाले जो गांठें थी वो भी ऑलमोस्ट 80% रिस्पॉन्स कर चुके थे। एंड देन वी कुड ऑपरेट हर, उनका सर्जरी हुआ। सर्जरी होने के बाद शी वॉज़ वेरी हैप्पी। उनका जो सर्जरी के बाद जो एक बायोप्सी की रिपोर्ट आती है उसमें ऑलमोस्ट नियर टोटल रिस्पॉन्स था डिजीज़ में, और दैट वाज वेरी गुड साइन फॉर अस ऑल्सो। एंड देन एज पर द प्लान वी गेव हर 3 more cycles ऑफ कीमोथेरेपी, एंड उनको हम लोगों ने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया, एंड फॉर्चुनेटली शी वॉज़ वेरी मच हैप्पी। अभी हम लोगों ने उनका पेट स्कैन किया था दोबारा से, एंड शी वॉज़ कम्प्लीटली डिजीज़ फ्री। इस बीमारी के बाद बहुत बदलाव आया मेरे दृष्टिकोण में, जीवन को लेकर के। मैंने ये जाना कि सुबह की पहली किरण, फूल, एक गर्म चाय की प्याली और एक मासूम सी हंसी कितनी कीमती होती है, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं आमतौर पे जब हम अच्छे होते हैं। वो छोटी छोटी खुशियाँ मेरे को जीवन में बहुत बड़ी लगी। मैंने कद्र करना सीखा चीज़ों का। अब मैं हर उस सांस से कद्र करती हूँ जो मुझे दी परमेश्वर ने।
विनीता ग्रेवाल कैंसर से इसलिए लड़ पा रही थी क्योंकि उन्होंने बचपन से लड़ना सीखा था। वह परेशानियों में हार मानकर बैठ जाने वाली बेचारी लड़की कभी नहीं रही। वह यह बात बचपन से जानती थी कि जो भी करना है उसे स्वयं करना है। बहुत बुरा दौर देखा। परवरिश अच्छी थी लेकिन समय कठिन था। भावनात्मक सपोर्ट कुछ नहीं था। अपने आंसू खुद ही पोंछने थे। अपनी खुशी पे खुद ही झूमना था। कोई सुख दुख शेयर करने वाला साथ नहीं था। इसी तरह बड़ी होती गई। शादी भी बहुत अच्छी नहीं रही। एक टूटी हुई शादी के साथ 2 बच्चे, शादी में भी उतना ही हिंसा, उतना ही दुराव, उतना ही मानसिक उत्पीड़न को उम्मीद नहीं थी। 2 बच्चों के साथ बाहर निकली। कुछ सरकारी नौकरी नहीं, जो मिला, जैसा काम मिला किया। बस बच्चों को छत देनी थी और बच्चों के लिए मेज पे 2 रोटी रखनी थी। बच्चों को पढ़ाया, आगे खुद भी पढ़ी। बच्चे पढ़ते थे, मैं भी पढ़ती थी। आज मैं डबल ग्रेजुएट हूँ। अच्छा अनुभव है। अच्छे संस्थानों में काम किया। एक संस्था चलाती हूँ। 50 बच्चियाँ पालती हूँ। उन बच्चियों के सपने हैं। वो सपने देखती हैं और हम साथ दौड़ते हैं सपनों के पीछे। उन बच्चियों का पूरा भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि शादी ब्याह भी संभालती हूँ। जहाँ एक घर नहीं चल पा रहा था मुझसे, 50 बच्चों को पालती हूँ। इतना बड़ा घर चलाती हूँ। बचपन में मां बिछड़ गई और जवानी में पति का साथ छूट गया। गोद में 2 बच्चे जिन्हें पढ़ाया और खुद भी पढ़ी। अब तक वह साहसी योद्धा बन चुकी थी। उसके पास 50 और बच्चे थे जो उसे मां कहते थे। उम्र के इस पड़ाव में उसकी कैंसर से जंग अभी जारी थी और सर्जरी के बाद डॉक्टर की ये बातें तसल्ली देने वाली तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती थी। सर्जरी के बाद जो डॉक्टर्स विजिट पे आते थे, सब इस तरह से बात करते थे कि बस सब हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, आप बहादुर हैं, हिम्मत रखिए। और मुझे लगता था कि मुझे ये कह रहे हैं कि आप हिम्मत से अपने मौत का सामना करिए। उनकी बात से जीवन का संदेश तो नहीं आता था मुझे। लगता था मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो एक अंडरलाइन जो है वो ये है कि आप आराम से मर सकेंगी। सर्जरी के 5 महीने बीत गए। विनीता के 6 कीमो हुए। फिर एक दिन विनीता को डॉक्टर ने वह रिपोर्ट भी सौंपी जिसकी वह हकदार थीं। कीमो के करीब 5 महीने बाद जब मैं अपनी रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास में गई, फॉलोअप रिपोर्ट साथ में गई, डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने कहा नहीं, आपकी रिपोर्ट्स बहुत कांस्टेंट हैं, स्टेबल हैं, रेगुलर हैं और इसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो डॉक्टर ने कहा कि आइए एक सेल्फी लेते हैं साथ में और मैं अपने पेशेंट्स को बताऊंगा कि मेरा एक हैप्पी पेशेंट है। तो डॉक्टर ने हमारे से सेल्फी ली और तब उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब तो बताइए कि जब आपने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया तब मेरा स्टेटस क्या था। डॉक्टर ने तब भी थोड़ा डरते हुए मुझसे कहा कि मैंने आपके घर वालों से साफ साफ कह दिया था कि जो कुछ हम कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। आपका 4th स्टेज था और हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी आपके बचाने की। बिल्कुल खतरे की मैक्सिमम हद तक पहुंच चुकी थी और आपका वापस आना मिरेकल है, क्योंकि CA 125 जो कैंसर मार्कर टेस्ट है वो 30 से नीचे होना चाहिए, आपका 1200 था, 400 टाइम्स ज़्यादा था। लास्ट डे व्हेन शी केम टू मी, आई टोल्ड हर कि आप की जो पॉजिटिविटी है उस पॉजिटिविटी ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। इसमें जो मेरा रोल है वो बहुत मिनिमल है। मैंने जो डॉक्टर के रूप में काम आपके लिए किया
वो शायद मैं सबके लिए करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो था आपके केस में, दैट वाज यू हु वाज स्टैंडिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑड्स ऑफ योर ट्रीटमेंट, एंड प्रॉब्ली दैट इज़ द रिजल्ट, दैट वाज द थिंग व्हाई वी कुड cure her, and she is cured and she is very much happy. I am very much happy. The family is thankful and happy. This is the story of one patient. मेरे पास जो लोग आते थे देखने के लिए वो ऐसे आते थे डरते डरते देखते हुए कि ये तो बिल्कुल अब दुखियारी मन सच पड़े होंगे, मगर आओ आओ बैठो बैठो बात करते हैं। और मैं इतनी बातें करती थी, इतना उनसे करती थी कि वो सब लोग ऐसे सोचते थे कि हाँ उन सबको लगता था कि जैसे कि बस अब मतलब कि वो लोग आते थे इस उससे कि मैं उनको बहुत दुखी मिलूँगी और बिल्कुल निराश, दुखी, हताश, और जैसे एक होता आदमी मौत को सामने देखने वाला आदमी। लेकिन मैं उनको बुला के, उनको बिठा के इतना चहक के बात करती थी उनसे कि उनको लगता था, वो कहते थे आप तो हमको मोटिवेशन दे रही हैं कि अब हम जा रहे हैं तो हम अपनी जो टाइफाइड वाइफाइड हुआ है, हम लोगों को छोटी मोटी बीमारियां हैं, शुगर वगैरह चल रहा है, उससे हम लोग अब जो है लड़ लेंगे। ठीक है, आप तो दुखी ही नहीं, आप तो परेशान ही नहीं हैं। इसके माध्यम से मैं तीन बातें कहना चाहूँगा। इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे ही कैंसर का नाम आता है लोगों में डर का माहौल होता है। तो डर तो बेसिकली है ही है, बीमारी बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि डरने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। आजकल ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे कि हमारी इन पेशेंट्स विनीता जी के बारे में मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ट्रीटमेंट आज के ज़माने में, पहले जैसे कि हम लोग जब व्हेन वी वर स्टूडेंट, लंग कैंसर स्टेज 4 को हम लोग बोलते थे 6 मंथ, बट नाउ वी हैव ट्रीटमेंट्स विच आर गिविंग ईयर्स। लाइक अगर पेशेंट अगर लंग कैंसर का है और स्टेज 4 है और पेशेंट को EGFR पॉजिटिव अगर डिजीज़ है, उस पेशेंट को हम लोग 4 to 5 ईयर्स सर्वाइवल दे पाते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 टैबलेट। एक अगर एल्क पॉजिटिव स्टेज 4 लंग कैंसर का पेशेंट है, उसमें अगर हम लोग एक टैबलेट शुरू करते हैं जिसको हम लोग टारगेट थेरेपी बोलते हैं, उससे हम लोग पेशेंट को 7 to 8 ईयर्स सर्वाइवल दे पाते हैं। तो नाउ डेज ट्रीटमेंट हैज़ चेंज्ड, इट हैज़ इवॉल्व्ड, द रिजल्ट्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग द सेम वे। दूसरी बात जो मैं आपके इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि स्टेज 4 में भी कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें हम लोग क्योर कर सकते हैं। लाइक ओवेरियन कैंसर है जिसमें हमने अभी बताया, लिम्फोमा है एक तरह का ब्लड कैंसर है, उसको हम लोग स्टेज 4 में भी क्योर कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लंग कैंसर जैसे मैंने बताया आपको कि उसमें भी हम लोग नियर क्योर तक कर सकते हैं। तो स्टेज 4 से भी मत घबराइए आप, आज के डेट में ट्रीटमेंट बहुत अच्छे अवेलेबल हैं और उसके रिजल्ट्स काफ़ी सुपीरियर हैं। और तीसरी एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट बात मैं कहूँगा, एक मिथ है लोगों के मन में कि जैसे ही हम कोई डॉक्टर आपको बताता है कि बायोप्सी करना है, उसके बारे में इतनी बड़ी भ्रांति है कि बायोप्सी करते ही हमारा कैंसर फैल जाएगा। वो एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं वो भ्रांति को, अगर 5 लोगों में भी अगर वो भ्रांति को तोड़ पाया तो शायद ये जो वीडियो है उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो इन सब के बेसिस पे जो पब्लिक को मैसेज मैं देना चाहूँगा वो ये है कि आप एक्चुअली चीज़ों से भागे नहीं, चीज़ों को समझें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें, और जो है आप एक्सेप्ट करने के बाद उसका सही इलाज जो है करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में जो इलाज है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी है। ब्लड कैंसर के अलावा अधिकांश कैंसर जो हैं उनको सर्जरी के द्वारा हटाना ही पड़ता है, तभी आप उनसे पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। विनीता आज एक हैप्पी लाइफ जी रही हैं। वे अपने कामों में बिजी हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन को एंजॉय किया, अपने कैंसर को एंजॉय किया, अपने हर रूप को उन्होंने चाहा, उन्होंने खुद से खुद को पसंद किया। जरूरी बात यह नहीं कि विनीता जी ने कैंसर को हरा दिया, जरूरी बात यह है कि वह ये बात जानती थी कि वह कैंसर को हरा देंगी। आज लोग छोटी मोटी बीमारियां डायग्नोस होने पर डरने लगते हैं। उन्हें विनीता ग्रेवाल की इस जीवटता से जरूर सीख लेनी चाहिए। ये कहानी तो जंगे जिंदगी एपिसोड की शुरुआत है। विनीता ग्रेवाल ने जो ये एपिसोड बनाने की वजह दी, यह यात्रा बहुत आगे तक जाने वाली है। आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी असली संघर्ष की सच्ची कहानियां, मौत से लड़ने वालों की जीत की कहानियां।
इंसानी हिम्मत और चमत्कार की कहानियां। तो मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए जंग-ए-जिंदगी। नमस्कार।